हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जानवीज एमबीए पाठशाला। हमारा एक ही टॉपिक रह गया है एग्रीगेट डिमांड में, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अब ये स्लाइड ना इसको इम्पोर्टेंस को समराइज करती है, बट हर पॉइंट के पीछे एक डीप इकोनॉमिक लॉजिक है। अगर एक लाइन में समझे, एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन में इकोनॉमी का डायरेक्शन डिसाइड करता है। अब हम हर पॉइंट को प्रॉपरली समझेंगे, नॉट एज डेफिनेशन बट एज रियल मैकेनिज्म। सो स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक आउटपुट। शॉर्ट रन में जीडीपी सप्लाई से नहीं, डिमांड से डिटरमाइंड होता है। मतलब इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेबर, कैपिटल, फैक्ट्रीज, लेकिन अगर उनके आउटपुट के लिए डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। फर्म्स क्या करती है? अगर उन्हें लगता है कि गुड्स सेल नहीं होंगे, वो प्रोडक्शन रिड्यूस करती है। इसीलिए आउटपुट एडजस्ट होता है डिमांड के अकॉर्डिंग, नॉट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई मैटर नहीं करता, बट शॉर्ट रन में अनयूज्ड कैपेसिटी एग्जिस्ट कर सकती है और उस कैपेसिटी को एक्टिवेट करने के लिए डिमांड चाहिए। एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, लेकिन डिमांड कोलैप्स हो गई थी। क्यों? हम लोग बहुत बेसिक चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, तो वो बाकी चीज़ें या गुड्स उसकी डिमांड हमारी बहुत कम थी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ था? जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। जीडीपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल हुआ था। ये प्रूव करता है डिमांड ड्राइव्स आउटपुट इन शॉर्ट रन। अब नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली डिराइव डिमांड है। मतलब फर्म्स वर्कर्स को हायर करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करना होता है। अगर प्रोडक्शन कम है तो अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, लेबर की ज़रूरत कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब सपोज करो कि मैंने ऐसा डिमांड फॉरकास्ट किया मेरे प्रोडक्ट के लिए कि उसकी कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ डिमांड होने वाली है 1000 के अकॉर्डिंग। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगा कि मुझे और 5 वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, तो मैं अब हायर करूँगी। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो मैं बाकी के वर्कर्स हायर नहीं करूँगी। मैं अपना कॉस्ट क्यों बढ़ाऊँगी? क्यों? वर्कर्स को मैंने हायर किया तो मुझे उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, उसके अलावा उनकी सेफ्टी, प्रोडक्शन के टाइम पे हर चीज़ का ध्यान देना होता है, मुझे वो सब ध्यान देना होगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा कॉस्ट ही बढ़ाएगा, मेरे लिए एक्सपेंसिव होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर मैक्रो कॉज होता है इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। ये स्ट्रक्चरल या स्किल बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट से डिफरेंट है। ये प्योरली डिमांड डेफिशिएंसी का रिजल्ट है। एग्जाम्पल समझो, अगर रेस्टोरेंट में कस्टमर्स कम आ रहे हैं तो ओनर्स क्या करेगा? स्टाफ रिड्यूस करेगा। भाई कस्टमर बहुत ही कम है तो मैं क्या करूँगी? मैं जो मेरा स्टाफ है, जो अटेंड करता है कस्टमर्स को, या फिर जो किचन में रहते हैं, शेफ्स, को शेफ्स, उनको मैं कहीं ना कहीं तो कमी कर दूंगी ना, कि भाई इतने नहीं चाहिए, कस्टमर्स ही नहीं आ रहे इतने, तो मैं क्यों इतने ज़्यादा रखूँ? तो क्या ये वर्कर्स इंसफिशिएंट हो गए? नहीं भाई, डिमांड कम हो गई, इसलिए इनकी ज़रूरत कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस साइकिल समझते हैं। तो ये है ना, बूम और रिसेशन को डिफाइन करता है। कैसे? ये साइकिल्स एक्चुअली रैंडम नहीं होते, ये लार्जली डिमांड के फ्लक्चुएशन का रिजल्ट होता है। बूम फेज में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, मतलब हाई कॉन्फिडेंस, हाई स्पेंडिंग, हाई इन्वेस्टमेंट। तो हमने पता है एडी कर्व क्या था? शिफ्ट। तो एडी कर्व राइट में शिफ्ट होता है। अब राइट में एडी कर्व शिफ्ट होता है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है। उससे क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट करेगा। तो ये थी बूम की बात। अब है रिसेशन फेज। रिसेशन फेज फियर क्रिएट करता है, स्पेंडिंग पोस्टपोन करता है। भाई नहीं, हम लोग अभी इतना खर्च नहीं करेंगे, ऐसा होता है। इन्वेस्टमेंट कोलैप्स हो जाता है। तो एडी कर्व कहीं ना कहीं लेफ्ट शिफ्ट करता है। मैंने ये भी कहा था कि एडी का लेफ्ट शिफ्ट होना हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, और ये इकोनॉमिक कंट्रैक्शन
शो करता है। तो बिजनेस साइकिल का रूट कॉज सप्लाई शॉक नहीं होता यूजुअली, वो डिमांड शॉक्स होते हैं जो एम्प्लीफाई हो जाते हैं मल्टीप्लायर के थ्रू। बिजनेस साइकिल्स आर एसेंशियल फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड। ये एक लाइन याद रखना, क्योंकि ये शायद ये एज अ क्वेश्चन पूछी जा सकती है। बिजनेस साइकिल्स आर एसेंशियली फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड, तो आपको इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होगा। इन्फ्लेशन लेवल्स, इन्फ्लेशन सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज की वजह से नहीं होता, बहुत बार डिमांड की वजह से भी होता है। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में किया हुआ है। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो फर्म्स प्राइस इंक्रीज करती है, क्योंकि गुड्स स्कार्स हो जाते हैं रिलेटिव टू डिमांड। मतलब भाई डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, सपोज 100 लोगों ने एक प्रोडक्ट की डिमांड की, बट उसका सप्लाई हम कर रहे हैं कुछ 50 या 70 तक, तो हमारा वो कहीं ना कहीं एक लॉस तो फर्म्स के लिए, लेकिन कैपेसिटी भी नहीं है कि हम इतने शॉर्ट टर्म में बचा हुआ जो 50 या 30 डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। तो उस केस में क्या करते हैं कि भाई फर्म्स वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की प्राइस बढ़ा देती है। जब इकोनॉमी ऑलरेडी नियर फुल कैपेसिटी होती है और उसका ऊपर डिमांड और इंक्रीज हो जाए तो इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट होता है। एग्जाम्पल पोस्ट कोविड, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुए थे, डिमांड रिलीज हुआ था, मतलब ग्लोबल इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा था, तो सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। ओके, पॉलिसी डिसीजंस, ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। एक्चुअली पूरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का बेस ही एग्रीगेट डिमांड है। सेंट्रल बैंक्स क्या करता है, रेट कट करेगा ताकि बोरोविंग सस्ती हो तो डिमांड बढ़े, और वही सेंट्रल बैंक एक और चीज करता है, रेट बढ़ाता है ताकि बोरोविंग कम हो और डिमांड भी कम हो जाए। डायरेक्ट टारगेट क्या है, एग्रीगेट डिमांड ही उनका एक डायरेक्ट टारगेट है। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, हमने पहले जो बात की सेंट्रल बैंक की वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेती थी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग इंक्रीज करती है ताकि डिमांड बूस्ट हो, और दूसरा वो टैक्सेस भी बढ़ा सकती है ताकि हम डिमांड कम करें। जब भी आप न्यूज़ में सुनते हो स्टिमुलस पैकेज, रेट हाइक, बजट एक्सपांशन, एक्चुअली वो सब एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। अब लास्ट पॉइंट है ओपन इकोनॉमी। आज की इकोनॉमी क्लोज नहीं है, ग्लोबल फैक्टर्स डायरेक्टली ईडी को अफेक्ट करते हैं। हमने ओपन इकोनॉमी चैप्टर में भी ये बात की थी। मैकेनिज्म समझो, एक्सपोर्ट यानी एक्सटर्नल डिमांड, इम्पोर्ट्स यानी डिमांड लीकेज। क्यों इम्पोर्ट्स को डिमांड लीकेज बोलते, क्योंकि हम फॉरेन गुड्स या सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं रादर देन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज को, तो हमारा जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, फॉरेन में, मतलब वो यहाँ यूज नहीं होगा इतना। अगर ग्लोबल स्लोडाउन हो तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे, डोमेस्टिक इनकम भी कम होगी, कंजम्पशन भी कम होगा, और इस सबका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा एडी यानी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। एक एग्जांपल समझो, अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट स्लो होगा, सर्विस सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा। ऑयल शॉक केस, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रियल इनकम कम होगी और डिमांड कम होगी। अब ये तुम लोग पूछोगे कि भाई इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा अगर ऑयल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो सीधी बात है, अगर ऑयल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा तो उसका वो डायरेक्ट इम्पैक्ट लगेगा हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। तो हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म में ऐसे कम इम्पैक्ट दिखे कि भाई इतना नहीं बढ़ा है, बट वो फ्यूचर में मतलब पता चलेगा कि वो बहुत है,
और शॉर्ट इफेक्ट भी। तो इसे कंक्लूड करते हुए एग्रीगेट डिमांड सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये शॉर्ट रन में पूरी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है। ये डिसाइड करता है कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा या नहीं रहेगा, और इकोनॉमी बूम में होगी या रिसेशन में। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स, चाहे आरबीआई हो या गवर्नमेंट हो, वो कंटिन्यूसली एग्रीगेट डिमांड को मॉनिटर और मैनेज करता है, बिकॉज इन द शॉर्ट रन इकोनॉमी रन्स ऑन डिमांड, नॉट जस्ट ऑन इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। ये लाइन याद रख लेना, दैट इन शॉर्ट रन इकोनॉमी रन्स ऑन डिमांड, नॉट जस्ट ऑन इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो हमने आज ये पूरा चैप्टर खत्म किया, लेकिन मैंने इसके पहले पार्ट्स में ये नहीं बताया था कि इसमें कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकती है, तो मैं आज वो भी बताती हूँ। सो जो ये मूवमेंट और शिफ्ट का एडी मैंने जो पूरा आपको एक्सप्लेन किया था डायग्राम के साथ, ये आ सकता है। ये मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन के तरीके से नहीं आएगा। वो क्या बोलेंगे आपको कि भाई एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड अलॉन्ग विथ टेल अस द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, और इसके साथ वो शायद पूछ लेंगे कि फैक्टर्स क्या है या तो इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं इसके सेपरेटली एक पूरा क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस नहीं, लेकिन ये किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है, या तो फिर ये केस स्टडी का एक पार्ट बन के आ सकता है। ओके, अब ये जो हमने पढ़े थे वाई एडी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? ये एक तो ये सेपरेट क्वेश्चन के तरीके से फ्रेम हो जाता है कि वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन वेल्थ इफेक्ट, या फिर इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, या तो एक्सचेंज रेट इफेक्ट, या तो ये पूछा जा सकता है आपको इनडायरेक्टली कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे एक ऐसा केस सिनारियो के तौर पे। मैं केस स्टडी क्वेश्चन 5 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। वो एक छोटा सा आपको एक वन लाइनर केस सिनारियो दे दे कि भाई जस्ट लाइक कंपनी का मतलब किसी एक फिनेंशियल ईयर में ये प्रोडक्शन था या ऐसा कुछ, और उसके बाद उनका ये इफेक्ट देखा गया, और फिर वो बोलेंगे कि एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इफेक्ट और इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और एक्सचेंज रेट इफेक्ट। तो ये आपको उस पॉइंट पे काम आएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और एक बात, वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेना, मतलब ये क्या होता है, क्योंकि ये 2 मार्कर्स डेफिनेशन का एक पार्ट बन के आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अब ये अगेन ये कोई सेपरेट क्वेश्चन बन के पार्ट नहीं आएगा, ये इसका ज़्यादातर आ सकता है कि डेफिनेशन के साथ इसे और एक और चीज़ को आपको पूछ ले। पर क्या ये इसमें इम्पॉर्टेंट है केस स्टडी में? हाँ, केस स्टडी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडी में आप लोग ये नहीं बोल सकते कि केस स्टडी तो यही ऐसी ही पूछी जाएगी। नहीं, अगर मैंने बोला है कि वाई एडी कर्व स्लोप डाउनवर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि केस स्टडी उसी पे आ सकती है। हो सकता है कि केस स्टडी में ये लोग ये पूछ ले कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में जो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट था वो अकॉर्डिंग टू केस आपको क्या लगता है उस पर क्या इम्पैक्ट आया। तो ऐसा जब पूछेगा तो आपको ये सब कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो एक कंपोनेंट की मैंने बात की, वो ऐसा भी पूछ सकते थे कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हर कंपोनेंट पे क्या इम्पैक्ट आया, तब आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन ये रही डेफिनेशन याद कर लेना। मैंने पहले ही कहा है डेफिनेशन और मीनिंग बहुत ज़रूरी है, आप लोग अपना आंसर्स इसी से शुरू करोगे। सो इतना है कहीं ना कहीं। और जब भी मूवमेंट और शिफ्ट आए तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ आप डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो एक विजुअली उनको पता चलता है कि हाँ ये किस तरह का किस तरह से वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्टर्स और कंपोनेंट सेम है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना। By this, I conclude the chapter aggregate demand. कोई confusion हो तो आप comment section में लिख सकते हैं। Till that time, bye and keep studying.